हेलो हेलो वॉरियर्स। आप सबका हमारे वेबिनार में स्वागत है। पिछले इंडिपेंडेंस डे को जो मंथली वेबिनार की जर्नी शुरू की थी, आज उसी जर्नी का यह 7वां वेबिनार है। आज का टॉपिक है एक्सल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, लुकिंग बियॉन्ड द जॉइंट्स एंड स्पाइन। बट सेशन को आगे बढ़ाने के पहले आप सबको एक गुड न्यूज देनी है। हमारे वॉरियर्स भूषण घाटे जी को सेंटर ऑफ रूमेटिक डिसीज CRD और मिशन अर्थराइटिस इंडिया माई पुणे की तरफ से वात विरोध योद्धा का अवार्ड मिला है। हम सभी की तरफ से CRD और माई को दिल से धन्यवाद और मिस्टर भूषण घाटे जी को ढेर सारी बधाई। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो पेशेंट स्टोरी का है। पेशेंट स्टोरी में आज हम बात करेंगे हमारे शुरुआती दिनों के एएस वॉरियर और व्हाट्सएप पर पहला एएस का ग्रुप एएस वॉरियर बनाने वाले 51 साल के बीजापुर कर्नाटक से मल्लीनाथ मोगली जी का। उनकी एएस की जर्नी 39 ईयर में शुरू हुई थी। शुरुआत में एसआई जॉइंट्स में पेन शुरू हुआ और फिर पूरे बॉडी में फैल गया। काफी डॉक्टर को दिखाया जिनमें ज्यादातर आर्थो थे, पर कोई भी निदान नहीं हुआ। फिर उनके फ्रेंड ने सोलापुर के रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में बताया। 2015 उनको डायग्नोस हुआ, पर 2015 में उनका पेन काफी बढ़ गया था। उतना बताने में सपोर्ट लेना पड़ता था, उठने बैठने में सपोर्ट लेना पड़ता था। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने स्विमिंग और एक्सरसाइज करने को बोला। 41 की एज में मल्लीनाथन जी ने पहली बार स्विमिंग सीखा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पेन कंट्रोल किया। साथ में मल्लीनाथ जी को लो स्टार्च डाइट के बारे में पता चला। जीवन भर वेजिटेरियन रहे मल्लीनाथन जी ने नॉनवेज खाना भी शुरू किया। उन्होंने एक्सरसाइज और मेडिसिन के साथ साथ डाइट भी ट्राई किया, तो उनको यह एक्सपीरियंस हुआ कि व्हीट या मैदा खाने से उनका दर्द बढ़ता है। तो उन्होंने आज तक व्हीट और रिफाइंड फ्लोर कंज्यूम करना पूरा बंद कर दिया है। उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम भी फॉलो की। लाइफ में एस के कारण अप्स एंड डाउन्स चलते रहे। मल्लीनाथ जी का FMGC का फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था। 2017 में मल्लीनाथ जी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में स्विच हुए। न्यू बिजनेस था तो ट्रैवलिंग काफी होती थी, उसके कारण फटीग और पेन काफी परेशान करते थे। मन में बिजनेस छोड़ने का ख्याल भी आया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज मल्लीनाथ जी के बीजापुर में एक सक्सेसफुल मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूटर है। आज उनका पेन काफी कंट्रोल है और मेडिसिन भी बंद हो चुकी है। डॉक्टर ने NSAID SOS बेसिस पर दी थी, पर लास्ट 6 मंथ में वो भी नहीं ली है। छोटे मोटे इशू है जैसे कमर और गर्दन में स्टिफनेस, पर ओवरऑल ठीक है। मल्लीनाथ जी का यह मानना है कि डाइट हैड हेल्प हिम अ लॉट, बट वो यह भी मानते हैं कि हर किसी को डाइट हेल्प नहीं करेगी। उनका
न्यू एज पेशेंट को यही एडवाइस है कि मेडिसिन, एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट का कॉम्बिनेशन ही एएस को कंट्रोल में रखता है। उनका कहना है कि न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट बीमारी के बारे में पता चलते ही काफी डिप्रेस हो जाते हैं, तो हिम्मत ना हारे, और अगर किसी को मल्लिनाथ जी से फोन पर बात करनी हो तो वो हमेशा पेशेंट की हेल्प करने के लिए तैयार है। केयर गिव्स के सपोर्ट को लेकर भी मल्लिनाथ जी का कहना है कि उनकी हेल्प और मोरल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में तो उनके घर वाले मल्लिनाथ जी के दर्द को साइकोलॉजिकल इशू मानते थे, पर मल्लिनाथ जी ने अपने घर वालों को समझाया, 2-3 बार डॉक्टर के पास भी लेकर गए। उसके बाद उनको एएस के बारे में पता चला। आज उनके घर वाले उनको काफी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली डाइट में। मल्लिनाथ जी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, पर लोग ड्राइव पर जाने से दर्द बढ़ता है, फिर भी वो गोवा, कश्मीर, मुंबई, माउंट आबू, मुन्नार, उदयपुर, जयपुर जैसे जगह पर ट्रैवल कर आए हैं। अब वो भी बीमारी को समझ चुके हैं, तो वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉय करके जीना चलाते हैं, और बाकी एस वॉरियर को भी यही एडवाइस देते हैं। यह थी मल्लिनाथ जी की एस से लड़ने की कहानी। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आज हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष जेकब। डॉक्टर आशीष जेकब मैथ्यू is a consultant and professor of rheumatology at the Christian Medical College, Vellore. He completed his undergraduate and rheumatology training at CMC Vellore, and subsequently went to the complete his PhD in aesthetics in spondyloarthritis, including posturatic arthritis, MRI and clinical aspects at the University of Copenhagen, and a clinical and research fellowship is Psoriatic posturatic arthritis at the University of Toronto. His area of interest include psoriatic arthritis and spondyloarthritis, imaging outcome measures and epidemiology. Also, we have Dr. Praveen Patil, who is the founder member and trustee of our organization, ASWS. He is based in Pune and has always been a pillar of strength for us with his support. डॉक्टर आशीष जेकब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो आज के वेबिनार की शुरुआत करें। धन्यवाद सर। ओवर टू डॉक्टर आशीष जेकब सर। Thank you very much for inviting me and having me here for today's session. एक्चुअली मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके हिंदी में बात करें, पर बीच में यदि इंग्लिश आए तो माफ कीजिएगा। Don't worry. Dr. Jacob, just 1 second. So, AS Warriors, I don't know आप जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें से कितना समझ में आया आपको, बट मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि डॉक्टर आशीष ने काफ़ी कुछ काम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में किया है। तो हम सारे रोमैटोलॉजिस्ट सारी रोमैटिक डिसीजेस तो पढ़ते हैं, बट कुछ रोमैटोलॉजिस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज को लेकर उसमें ज़्यादा स्टडी करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो ये सुपर स्पेशलिस्ट के भी सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उस तरह का काम डॉक्टर आशीष ने किया है, इंडिया में ही नहीं तो बाहर जाकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, और इसीलिए हमने उन्हें आज यहाँ पर इनवाइट भी किया है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, या उन्हें क्या लगता है कि
पेशेंट्स ने अलग क्या करना चाहिए। तो ओवर टू यू डॉक्टर आशीष। Thank you so much. Thank you very much again. I think it's a fantastic initiative. I never knew that there's something like this kind of a cohort existed in India, and I think ये बहुत ही अच्छा movement है, क्योंकि I strongly believe one thing, that whatever I learn or whatever we as doctors learn, the patients are true teachers. You know, I mean, like आप लोग से ही पढ़ना मिलता है, and what when you all get together, इससे बड़ा और स्ट्रेंथ और कुछ नहीं हो सकता। आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाए, जितने भी डॉक्टर से संबंध रखें, पर आप लोगों का जो what do you call it, the strength what you have in terms of getting together, आप लोग जब एक साथ मिलजुल के बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबको होता है, पर डॉक्टर्स प्रॉब्लम का एक तरीके से मतलब हेल्प करते हैं, बट जो सफर होता है उन्हीं को पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल हु सफर, and then probably teach us also about that, so that we can learn better. So thank you again for this wonderful opportunity. तो आज का जो मैं टॉपिक्स चूज किया हूँ वो है axial spondyloarthritis looking beyond the spines and joints. अक्सर क्या होता है कि मतलब हर समय जब अपन ankylosing spondyloarthritis में जो भी आर्थराइटिस बोलते हैं, सिर्फ जॉइंट्स में अपना पूरा अटेंशन जाता है। सब लोग सोचते हैं कि आर्थराइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है जो जॉइंट में प्रॉब्लम होता है। अभी इसमें तो स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस मतलब स्पाइन में भी इसका इश्यू होता है। पर अक्सर क्या होता है कि स्टडीज अभी अपने यहाँ पर उतना ज्यादा ये नहीं है, पर बाहर इतना ये है, अभी फोकस है कि लुक बियॉन्ड, मतलब आपका डिजीज जो है सिर्फ स्पाइन और जॉइंट्स पे सीमित नहीं है, ये मतलब बाकी अन्य टाइप के मतलब ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो जितने भी अपन अभी, तो मैं सोचा ये अच्छा एक तरीका होगा एनलाइटन करने के लिए। मैं अपने स्लाइड्स मूव करने के पहले ही आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप ये देख के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बस स्टडीज हैं, ये मतलब आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। आप यदि आपके डिजीज के बारे में सब कुछ जान लेते हैं सही तरीके से, मतलब नॉलेज बहुत तरीके से आता है आजकल, डॉक्टर गूगल की तरफ से तो बहुत कुछ नॉलेज आता है, पर इसमें से क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता करने की मतलब नॉलेज मिल जाए, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा आप अपने डिजीज को खुद फाइट करने के लिए और कोई एनकरेजमेंट नहीं हो सकता। तो प्लीज डरने की कोई बात नहीं है, पर ये जानकारी होना चाहिए आपको। और यदि मान लो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप जैसे मान लो कल कोई एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं तो एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पेशेंट आपके नदर वॉरियर को आप जैसे मिलते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जैसे सिंपल चीजें, जैसे सिंपल चीज मैं हर समय बोलता हूँ स्मोकिंग, स्मोकिंग तो सब करते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है स्मोकिंग और इसका क्या लेना देना। यदि आप उसके बारे में जानकार हैं तो फिर आप उसको आपके फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं और आप खुद हेल्पफुल होंगे और बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। सो विद दैट विल जस्ट मूव ऑन। तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब बहुत सारे डिजीजेस, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कॉमनली यूज करते हैं अपन जो वर्ड, वो मतलब बहुत सारे डिजीजेस मिला जुला रहता है। अभी आज के जमाने में यदि आप बोले तो एक्सियल मतलब जस्ट स्पाइन का प्रॉब्लम वाला स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस रहता है, और पेरिफेरल जो स्पाइन बाकी जॉइंट्स जैसे आपका हाथ का, पैर का, घुटने का, शोल्डर का, उसमें भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ब्रॉडली आप देखें तो ये दो टाइप का स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस होता है। अक्सर हमारा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं वो सिर्फ स्पाइन का ही रहता है, पर उसमें भी अलग जॉइंट्स, अलग अलग तरीके के जॉइंट्स में इन्वॉल्व हो सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट जो है काफी सालों से ये मतलब इवॉल्व हुआ है। और जैसे आपको पता होगा ऑलरेडी, आप लोग इतने साल से मतलब इसमें मतलब इतने सेमिनार्स हो चुके हैं, तो HLA-B27 करके एक जो जेनेटिक एलील है उससे बहुत कुछ संबंध है ये डिजीज का। और इसके अलावा जो है अपना आर्टिकुलर मतलब जैसे मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो जॉइंट रिलेटेड को आर्टिकुलर बोलते हैं, और नॉन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर नहीं तो नॉन आर्टिकुलर मतलब ये जॉइंट्स के बाहर जो मैनिफेस्टेशंस मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये आर्थराइटिस के कारण, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके बारे में एक और चीज होती है कोमोर्बिडिटीज, मतलब ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो पेशेंट्स में अन्य कई तरह के डिजीजेस भी पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोमोर्बिडिटीज। मतलब मोर्बिडिटी मतलब आपका डिजीज रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उससे कोमोर्बिडिटी उससे साथ मिला हुआ
डिजीजेस को अपन कोमोर्बिडिटी बोलते हैं, और आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप देखें कि ये तो बहुत पुराना डेटा है, बट फिर भी आप देखें तो ये एक स्टडी किया गया था जिसमें क्लोज टू 1000 पेशेंट्स निकाले थे। उसमें से जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब जो जॉइंट्स के बाहर वाले जो अपन डिस्कस करने वाले हैं आज, वो मैनिफेस्टेशन मतलब वो सिम्टम्स जिन लोगों को थे वो क्लोज टू अबाउट 50-50% था। तो जो कई लोग को 50% वालों को नहीं रहता, कुछ 50, पर आज के जमाने में मेरे ख्याल से ये तो मतलब ऑलमोस्ट 15 साल पहले की स्टडी है ये। आज मतलब ये काफी नंबर्स बदल चुके हैं, और ये जानना जरूरी है कि क्लोज टू अबाउट 50-60% पेशेंट्स को ये तरीके के मतलब अनेक तरीके के एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट के बाहर वाले सिम्टम्स पाया जाता है। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा ये 4 ब्रॉड ये कैटेगरी में मैं करूंगा। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन देखेंगे हम, कोमोर्बिडिटीज जैसे मैं बताया, अन्य तरीके के डिजीजेस, और ये क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे बोल दिए जॉइंट का, बाकी सब मिला के ओवरऑल डिजीज देखें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और सबसे बड़ा जो अहम चीज है इसमें, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पेशेंट रहता है। अब समय अक्सर वो भूल जाते हैं, अपन जब क्लिनिक में बैठे रहते हैं अपने यहाँ पर क्या रहता है, सोशली भी हम ऐसे मतलब ट्रेंड हैं कि मतलब जो डॉक्टर बोलता है वही ठीक रहता है, जो पेशेंट को कुछ नहीं पता रहता। वो बहुत ही गलत फहमी है, और ऐसे वेबिनार्स जो है आपको हेल्प करेंगी ताकि आप आपके डिजीज पे कब्जा करें, इन द सेंस नॉलेज के एस्पेक्ट पे, और आप और आपके डॉक्टर दोनों मिलके, जो मैं उस पर बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि आप एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब डॉक्टर जो बोलता है वो हर समय सही रहता है मैं मान के चलूंगा। आपको भी मतलब यदि नॉलेज हो तो आप डॉक्टर को मतलब गलत तरीके से नहीं, डेफिनेटली मतलब आपको एक डिस्कशन में पहुंच के आपके लिए जो करेक्ट चीज है वो चूज कर सकते हैं। इसमें भलाई सिर्फ आपकी है, सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, क्योंकि आप आपके प्रॉब्लम्स जब तक क्लियर बताएंगे नहीं, और वो डिस्कस करने के लिए आपको भी उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके थ्रू आप डॉक्टर से एक डिस्कशन पहुंच के उसमें, तो वो QOL क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका और पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स जो बोलते हैं, ये मतलब कोई डॉक्टर आपको एग्जामिन करके पता नहीं करा सकता, वो सिर्फ आप जानते हैं। और ये बहुत अनिवार्य है कि आप मतलब ये आपके डॉक्टर से डिस्कस करें और उसके अनुसार ट्रीटमेंट प्लान करें। तो अपन यदि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस मतलब सिम्टम्स देखें, तो जैसे एंथीसाइटिस, मतलब ये मेडिकल टर्म्स हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताऊंगा इसमें। तो ये मतलब कॉमन वंस होते हैं, जिसमें आप देखें तो आपको ये एक पता चलेगा कि ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है बॉडी में जो इस डिजीज के कारण अफेक्ट नहीं हो सकता। होता है या ना होता है वो अलग बात है, पर हो सकता है, ये इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे एंथीसाइटिस, डैक्टिलाइटिस, ये 2 चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आंख अक्सर अफेक्ट हो सकता है, आप लोग को कई लोग को हुआ भी होगा। आंख में यूवीआइटिस होता है जो HLA-B27 जेनेटिक उससे मिला हुआ रहता है। स्किन में, चमड़े में आपको कई तरह के डिजीजेस होते हैं, जैसे सोरायसिस जो रहता है वो बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन मतलब कॉमन एसोसिएशन रहता है, जैसे स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पेशेंट्स का। सोरियाटिक आर्थराइटिस करके एक अलग सा टाइप है, जो मतलब वो उसमें वो भी एक टाइप का स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ही है, पर कई लोग क्या होता है कि जब अपन स्पाइन में एक इफेक्ट होने के बाद सोरायसिस होता है, उनको ये एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन करके कहा जाता है। गट मतलब आपके अतड़ी में, इंटेस्टाइन में, अभी क्या है कि बहुत सारे स्टडीज ये पता चला है कि आपका गट, जॉइंट सब और एंथीसाइटिस ये सब मतलब मिला हुआ है, उसका एक कनेक्शन रहता है। और अक्सर क्या होता है कि इसका जो स्टार्टिंग भी कभी कभी गट में जो डिसबायोसिस मतलब गट के ऑर्गेनिजम्स में डिसबायोसिस मतलब चेंज होने के कारण उसका प्राथमिक जो चेंज होती है ये एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, शायद वहीं से शुरू हो करके बहुत सारे स्टडीज अभी आ रहे हैं। और आपका हार्ट इफेक्ट हो सकता है, लंग्स इफेक्ट हो सकता है, किडनी अफेक्ट। तो इसमें आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं बताया था आप डरने की बात नहीं, पर आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है इसमें। कोमोर्बिडिटीज मतलब जो इसके अलावा क्या क्या डिजीजेस का सिम्टम होता है, वो कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड हो सकता है, हाइपरटेंशन का रिस्क ज्यादा रहता है, लिपिड्स मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने का रिस्क रहता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो हार्ट अटैक अपन बोलते हैं रेगुलर भाषा में, वो उसका चांस ज्यादा रहता है, हार्ट फेलियर का रिस्क ज्यादा रहता है। तो ये मतलब नाना प्रकार के इसके रिलेटेड मतलब ये इससे ऐसे पढ़ा जाता है कि मतलब जैसे अपन नॉर्मल पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन जो है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक पॉपुलेशन जो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स का पॉपुलेशन ले, तो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में नाना तरह के कोमोर्बिडिटीज ज्यादा पाया जाता है, जबकि आप नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो, जैसे ओबेसिटी ज्यादा होता है, CNS तो
इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं अपन, मतलब जो सूजन, मतलब एकदम लूज तरीके के बोलो तो सूजन बोल सकते हैं। इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं अपन मेडिकल लैंग्वेज में, ये इन्फ्लेमेशन जो रहता है सबका कोर चीज रहता है, मतलब सबके सेंटर में इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन से डिजीज आपका बढ़ता है, डिजीज बढ़ता है तो इसी इन्फ्लेमेशन से आपको कोमोर्बिडिटीज का मतलब 1 2 3 4 कोमोर्बिडिटीज तक हो सकते हैं। ये मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स भी रहते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक बताया मैंने, ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाता है, जैसे आप पेन के कारण, नहीं तो आपका स्पाइन स्टिफ होने के कारण चल नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मोटापा बढ़ते जाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। और रेस्पिरेटरी, जैसे अक्सर पाया जाता है कि आस्मा और सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब एक टाइप का आस्मा ही है जो स्मोकर्स में पाया जाता है, वो आपका चेस्ट में भी थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाता है, मतलब चेस्ट मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, उसके कारण फाइब्रोसिस हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये होता है अपना हड्डी पतला होने लगता है और उसके कारण फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ते हैं। डिप्रेशन एक तरीके का बहुत ही कॉमन एक कोमोर्बिडिटी है जो पहले कोई उतना मतलब उतना ध्यान नहीं देता था, पर आज के जमाने में वो बहुत ही कॉमन इवन जनरल पॉपुलेशन में बड़ा है। पर अपने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। और अमाइलोइडोसिस ये सब मतलब कॉम्प्लिकेशन के रूप में आप बता सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे मैं बताया, आपका फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और ये क्या है कि आपका नेक जो है एकदम स्टिफ हो जाता है, उसके कारण मतलब डैमेज होके आपका वो नर्व कट सकता है, जैसे सिंपल भाषा में बोले तो उसका पैरालिसिस हो सकता है। किडनी में प्रॉब्लम हो सकते हैं बोथ डिजीज के कारण या दवा जो मतलब मनमानी खाते गए बिना कोई, और या जो आपका अन्य तरीके की दवाई हैं। ये नहीं, कभी नहीं बोलूंगा कि ये गलत है, पर यदि मान लो कोई जानकारी नहीं हो साइड इफेक्ट के बारे में और वो खाते रहे, उससे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। वैल्वुलर हार्ट डिजीज, हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट के वैल्व्स में प्रॉब्लम हो सकता है, और जैसे मैं बताया लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मतलब आपको, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में। तो अपन एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें आप यदि परसेंटेज देखें तो एंटीरियर यूवेटिस जो रहता है, जैसे आंख लाल हो जाता है दर्द के कारण, धूप में नहीं दे पाते, पानी गिरता है, ये सब मतलब अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स में पाया जाता है। 30 to 40 से ज्यादा ही होगा हमारे पॉपुलेशन में, क्योंकि HLA-B27 से इसका बहुत लेना देना है। और जो पेशेंट्स में HLA-B27 पॉजिटिव रहता है उसमें इनमें एंटीरियर यूवेटिस पाया जाता है। 30% भी बहुत कम है, अप टू 50% पेशेंट्स में एंथीसाइटिस बोलो तो मैं उसमें विल गो इनटू इट इन डिटेल। 10% में सोरायसिस पाया जाता है, जैसे स्किन का प्रॉब्लम है। अब 10% लोगों में कोलाइटिस मतलब अतड़ी में प्रॉब्लम पाया जाता है, मतलब क्लिनिकली पाया जाता है, जैसे आपको सिम्टम्स रहेंगे, पर आप यदि दूरबीन से जांच करें और उसका एक बायोप्सी दे के मतलब लेके जांच करवाएं तो क्लोज टू अबाउट 70%, मतलब 2/3 पेशेंट्स में 3 में 2 लोगों को अतड़ी में प्रॉब्लम पाया जाता है। तो उससे आगे जाके क्या उसमें आपका, जैसे मैं बताया, अतड़ी से बहुत गहरा संबंध है ये डिजीज का। और किडनी में भी कई लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स पाया जाता है। एंथीसाइटिस जो बोलते हैं वो है अपना, देखिए आपका जब जितना भी हड्डी है, आपका मसल्स है, ये मसल्स हैं, ये जो अल्टीमेटली मसल्स कोई भी लूज ऐसे बॉडी में नहीं है, ये मसल्स लास्ट में एक टेंडन या लिगामेंट के रूप में आके आपके बोन में अटैच होता है। तो जैसे आप देखें इस फिगर में, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक टेंडन है, ये टेंडन आके यहाँ पर अटैच होती है, जब जो यहाँ पर एक हड्डी है जिसको कैल्केनियम बोलते हैं, यहाँ पर जब अटैच होता है उस पॉइंट में आपका इन्फ्लेमेशन जैसे सूजन होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर सूजन दिख रहा है और कई लोगों को ऐसे जगह पे दर्द होता है। ये सिर्फ एक जगह है, वैसे नाना प्रकार के साइट्स होते हैं बॉडी में जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। ये मतलब जैसे ये हड्डी के पास हो सकता है, जैसे यहाँ पर, जैसे मैं बताया यहाँ पर आके अटैच होता है, यहाँ पर हो सकता है, ये मैं इसी डायग्राम का ये दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर आके जैसे ये टेंडन जो है अटैच होता है, वहां पर आपका सूजन होता है। सेम चीज यहाँ पर एक टेंडन अटैच होता है, और यहाँ पर भी। तो नाना प्रकार के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर ये टेंडन, वहां पर आपका इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। और ये मतलब प्राथमिक रूप से ये मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में भी पाया जाता है। और इसका प्रेवलेंस जो है एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में, जैसे बताया, 3 में से 2 लोगों को तो कम से कम
अप टू 2 लोगों को ये प्रॉब्लम्स पाया जा सकता है। और इसका एग्जामिनेशन करते समय आपके डॉक्टर्स कई समय एग्जामिन किए होंगे, आर्थराइटिस के अलावा बाकी ये जॉइंट्स, ये जो साइट्स जो हैं, जो लाल डॉट्स दिया गया है, वहां पर आपका प्रेस करने से यदि आपको दर्द होता है तो उसका मतलब आपको एंथीसाइटिस हो सकता है, राइट। एक और चीज है वो डैक्टिलाइटिस बोलते हैं। ये अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर मतलब सोरियाटिक आर्थराइटिस पेशेंट में पाया जाता है, बट डेफिनेटली स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस जो ओवरऑल जो अपन बोलते हैं स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस में भी, एक्सियल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अक्सर हर समय अपन हाथ में कॉन्सेंट्रेट करते हैं मोस्टली, क्योंकि पैर में उतना कोई ध्यान नहीं देता। अब जब तक यदि पेशेंट आके मुझे नहीं बताता पैर में दर्द हो रहा है, मैं पैर में कभी देखता भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने पेशेंट्स रोज आते हैं, पर वो गलत है। और इसके बाद मैं अभी मतलब ये जब मेरे को समझ में लगा कि ये पैर में 60% पेशेंट्स में पैर में शुरू होता है। जैसे आप देखें कि ये अंगूठा जो छोटा अंगूठा जो है, इसमें पूरे अंगूठे में सूजन आता है। तो आप यदि ये देखें तो ये छोटा वाला जो है ये मतलब नॉर्मल है, और ये देखें पूरा अंगूठा जो है, जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉसेज डिजिट बोलते हैं। जैसे सॉसेज आप देखेंगे तो पता चलेगा, मतलब एंड टू एंड एक ही उसका चौड़ाई जो रहता है एक ही, मतलब जो विड्थ जो रहता है एक ही बराबर रहता है। वैसे हाथ में भी हो सकता है। ये आपको क्लोज टू अबाउट 50% पेशेंट्स इन सोरायटिक आर्थराइटिस, पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्लोज टू अबाउट 15-20% में भी पाया जाता है। और जैसे मैं बताया, टोस हर समय निग्लेक्ट होता है। ये मतलब यदि आपको किसी को भी ऐसे देखें जो टोस में सूजन हो, तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसका मेजर करने का अलग तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक जो है डैक्टिलाइटिस इंडेक्स, जो लीड्स में डिवाइस किया गया था, उससे अपन मतलब दोनों जगह जैसे राइट में सूजा हो तो राइट और लेफ्ट का कंपेयर करके अपन देख सकते हैं। आई का जैसे मैं बताया, ये मतलब एक्यूट ऑनसेट होता है हर समय, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब 4 दिन होता है दर्द, थोड़ा बहुत धूल चढ़ जाता है तो भी आंख लाल होती है, कंजक्टिवाइटिस में आंख लाल हो जाता है। पर ये क्या है कि एक्यूट ऑनसेट होता है, जनरली एक आंख में होता है। और एंटीरियर टाइप का यूवेटिस मतलब आपके आंख का कई सेक्शन में इफेक्ट हो सकता है, इसमें एंटीरियर सेगमेंट में होता है और बार बार होता है। और एक्यूट एंटीरियर ऑल्टरनेटिंग होता है, मतलब एक आंख में होता है फिर दूसरे में होता है। और ये जैसे मैं बताया HLA-B27 में इसका गहरा संबंध है। सोरियासिस का जो प्रॉब्लम है, सोरियासिस बोलते हैं जो, वो अक्सर कब से हम 15-20% पेशेंट्स ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पाया जाता है। अपने इंडिया में बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों को सिर्फ सोरायसिस रहता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो पेशेंट सोरायसिस जो रहता है उनमें यदि आर्थराइटिस डेवलप करते हैं तो उसको अपन सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। और ये मतलब ये अभी रिसेंटली एक स्टडी हुआ था, पिछले साल जो प्रेजेंट किया था, इसमें इसका जो इंसिडेंस, मतलब जो जितने स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जैसे एक्सियल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स हैं, उनमें जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता है, जैसे आपका डिजीज मान लो 2010 में शुरू हुआ, आप 2015 या 2020 में देखें तो जैसे आपका डिजीज का ड्यूरेशन बढ़ता है, ये सोरायसिस का भी इंसिडेंस, मतलब ये सोरायसिस होने का रिस्क भी धीरे धीरे करके बढ़ते रहता है। जैसे मैं बताया, गट मतलब जो अतड़ी जो बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, ये और इंटेस्टाइन और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत रिलेशन है। और अक्सर पाया जाता है कि कई लोग, मतलब बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव किया है टू एन एक्सटेंट कि गट में, मतलब आपके अतड़ी में जैसे मैं बताया बैक्टीरिया जो रहता है, उसका बैक्टीरिया का जो मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो रहता है वो चेंज होकर दूसरे तरह के बैक्टीरिया होने से इसका शुरुआत वहां से शुरू होता है। और आपका जैसे टी सेल मीडिएटेड डिजीज जो बोलते हैं अपन, जो टी सेल मतलब जो इम्यूनोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि टी सेल बी सेल करके 2 टाइप के सेल्स होते हैं। तो गट टी सेल्स मतलब अतड़ी में जो टी सेल्स रहते हैं उसका माइग्रेशन होने के कारण, और डेफिनेटली आपका बाकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहना चाहिए, इसके थ्रू आपका 2 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक जो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, जो क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस करके रहता है। ये दोनों डिजीजेस का जो संबंध है वो बहुत ही मतलब गहरा है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। सो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पेशेंट्स में यूसी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज अप टू 15, जैसे बता अप टू 20% पाया जाता है, पर जैसे आप दूरबीन डाल के जांच करके देखें तो अप टू 65-70% भी पाया जाता है। उसके अलावा आपका जैसे मैं बताया, हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनीज हो गए, और जैसे आपका न्यूरोलॉजी में भी उसका इफेक्ट हो सकता है।
अपन अब आगे बढ़ते हैं कोमोर्बिडिटीज के लिए। कोमोर्बिडिटीज जो बोलते हैं ये मतलब एक जैसे होता है, इसका एक मिक्सचर रहता है। जो आप देखिए ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस फीचर्स जो हैं वो जैसे आपका जेनेटिक्स पता है, और जैसे मैं बताया आपका गट माइक्रोबायोम, जैसे गट में जो बैक्टीरिया रहता है उसके चेंज होने से ये सब मतलब इनिशिएट होता है इससे, और ये मतलब आपके मतलब स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस फीचर्स इसके कारण होता है। हालांकि कोमोर्बिडिटीज जो है वो जो है आपका जेनेटिक्स तो जरूर है उसमें, उसके अलावा जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सिर्फ अब जो दिखता है वो सूजन नहीं, आपके बॉडी के अंदर सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है। और ये मतलब ओवर द इयर्स लंबे समय तक यदि एक ही लेवल पे इन्फ्लेमेशन रहा तो ये कॉमनली आपका डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब इसका मूल मतलब जो जो मूल रीजन जो है वो इन्फ्लेमेशन रहता है। और उसके अलावा प्रॉब्लम क्या होता है, अपन दवा भी लेते हैं तो ये दवा का भी अक्सर असर रहता है। तो ये सब मिला के आपका कोमोर्बिडिटीज होता है। और ये काफी तरह के कोमोर्बिडिटीज रहते हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है, पेप्टिक अल्सर्स, ये मतलब दवा के कारण भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दर्द का दवा जो बोलते हैं, और कई कई लोग क्या रहते हैं कि स्टेरॉइड्स देते रहते हैं, स्टेरॉइड से प्रॉब्लम हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस ये बहुत ही मतलब अपन अक्सर पाया जाता है पर ये कोई नोट नहीं करता। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपका हड्डी पतला होने लगता है और इसमें फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ते हैं। मैलिग्नेंसी पहले माना जाता था कि आपका कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, पर अभी फिलहाल स्टडीज में ऐसे कोई रिस्क ज्यादा नहीं बताया गया है नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो। फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये मतलब अक्सर एक अपन मेजर नहीं कर सकते, पर पेशेंट्स की तरफ से आप देखें तो ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब दर्द ऐसे नहीं कि मतलब आप बता सके कि दर्द कहाँ पर है, जैसे आप बताएं शोल्डर में दर्द है, नहीं तो पैर में दर्द है, वो मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप मुझे समझा सकते हैं। पर यदि आप बोल रहे हैं कि मुझे ठीक नहीं लगता, मतलब सुबह आप उठते हैं तो बहुत टायर्ड लगता है आपको, और ट्रीटमेंट लेके पेशेंट बहुत ही ठीक रहेगा, मतलब डॉक्टर के लिए जो है हम जैसे सीआरपी, जैसे इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, जैसे मैं सूजन की मात्रा बोल रहा था मैं, वो सीआरपी करके एक प्रोटीन है, वो मतलब मेजर करके देखते हैं। और मान लो वो नॉर्मल है, दवा आपका बराबर चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको दर्द होता है। 30% पेशेंट्स में ऐसे होता है, मोर सो इन सोरियाटिक आर्थराइटिस पेशेंट्स। और वैसे पेशेंट्स में जो फाइब्रोमाइल्जिया वो एक इट्स अ रियलिटी, ऐसे नहीं कि मतलब पेशेंट बहुत ही बना रहा है, मतलब कुछ बना के मतलब पेन बता रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, दिस इज रियलिटी। आप लोगों में से कई लोग को होंगे, ये एक रियलिटी है, और ये डॉक्टर्स को भी समझना बहुत जरूरी रहता है। और इसके कारण नाना प्रकार के स्टडीज पाया गया है कि आपका मोर्टेलिटी मतलब जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन से देखें, जो ये लोगों को जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा पाया रहता है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बताया मैं, अप टू 15% लोगों को होता है, और ये मतलब मेन रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन मेन चीज है। पर जैसे टीएनएफ इनहिबिटर्स एक टाइप का बायोलॉजिक्स है, और अक्सर क्या होता है कि हमारे मैं हर समय एक्सियल मतलब स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए आई ऑलवेज बैट फॉर बायोलॉजिक्स। मतलब कॉस्ट का एक फैक्टर जरूर है अपने अपने मेडिकल सिस्टम में, पर उसके बावजूद भी उसका आप इफेक्ट्स देखें तो इट फार आउटवेज आपका जो रेगुलर, पर बहुत सारे पेशेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते। पर ओवरऑल आप देखें तो लॉन्ग टर्म में आप देखें तो डेफिनेटली एटलीस्ट फॉर एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस मतलब स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पेशेंट्स में टीएनएफ मतलब जो भी हो बायोलॉजिक्स आर बेटर आई वुड से। और बेसलाइन इन्फ्लेमेशन में और इसका कोई लेना देना नहीं रहता लॉन्ग टर्म में। कार्डियोवैस्कुलर जैसे हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। और ये एक स्टडी जो स्वीडन में हुआ था उसमें ऑल कॉज मोर्टेलिटी मतलब जितने लोगों का देहांत हुआ था, डेथ हुआ था एएस पेशेंट्स का, उनमें एज और सेक्स को एडजस्ट करते हुए जनरल पॉपुलेशन से, जैसे मैं बताया पहले, जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर किए तो उनमें जो है 1.6 टाइम्स ज्यादा उनका मतलब 1.6 टाइम्स ज्यादा रिस्क रहता है एएस पेशेंट्स में हार्ट डिजीजेस के कारण मृत्यु होने का। तो ये मतलब सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो है मेजर कॉज ऑफ डेथ हो जाता है। कैनेडियन डेटा भी इसी प्रकार का स्टडी किया था बहुत 2015 में, और सेम टाइप का कंक्लूजन पाया गया था। तो इसमें ये दोनों स्टडीज में ये पाया जाता है कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है एएस पेशेंट में ज्यादा रहता है।
फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में मैं ब्रीफली बताया था आपको, 38-40% पेशेंट्स में पाया जाता है। ये पेशेंट्स में अक्सर क्या रहता है कि आप जो भी ट्रीटमेंट करें आपका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाता है, पर दर्द जो रहता है इसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। वो मतलब इट्स अ टोटल डिफरेंट मतलब टॉपिक ही अलग है, पर ये इसमें बहुत सारे पढ़ाई चल रहे हैं। और इस कारण हर समय मैं मानता हूँ कि पेशेंट और डॉक्टर को एक साथ मिलकर डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी रहता है। और इसके कारण, फाइब्रोमाइल्जिया के कारण क्या होता है कि मतलब डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, पर दर्द कम नहीं हो रहा है, और देखें बाकी तरफ से सब देखें तो सब आपका डिजीज कंट्रोल में रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप दवा ठीक से नहीं लेते, डॉक्टर भी ठीक से नहीं दे पाते, और उसके कारण एक मिसमैच होता है। और बहुत सारे रिटेंशन, मतलब जो ड्रग में जो ड्रग कंटिन्यू करने की जो क्षमता जो रहती है, और मतलब एक ड्रग से दूसरे ड्रग पे स्विच करने का जो प्रॉब्लम रहता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है ये पेशेंट्स में। तो एट द एंड मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैं शुरुआत किया था, QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अहम चीज ये है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए अपने को जितना जल्दी हो सके डिजीज का डायग्नोसिस करके, जितना जल्दी हो सके एग्रेसिव थेरेपी, मतलब हर समय क्या बोलते हैं कि अपन थोड़ा दर्द का दवा ले लिए, दर्द चला गया, हम ठीक है चलते गए, फिर जरा शुरू हुआ, दर्द का दवा ले लिया। ये मतलब आपको ये समझना चाहिए कि हर समय ये दर्द जो होता है इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, और ये इन्फ्लेमेशन जो है आगे जाके डैमेज में बदलता है। तो अपने हर समय अपने को ये क्लियरली पता रहना चाहिए कि मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका मेन एम रहता है। और इसमें अक्सर आप क्लिनिक्स में जाएं तो आपका कई तरीके के क्वेश्चनर्स रहते हैं, जिससे आप खुद मतलब डाउनलोड करके आप खुद आपका ये डिजीज मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे बास्फी जो है, बाथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस फंक्शनल इंडेक्स करके है, बाथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स करके है। एसास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्सर मतलब ये स्पेसिफिक डिजीज पढ़ने वाले लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक हेल्थ इंडेक्स फॉर्म है। तो ये नाना प्रकार का जो क्वेश्चनर्स हैं ये आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, ये प्लीज आप डाउनलोड कीजिएगा। आप यदि डॉक्टर नहीं पूछते हैं तो आप भी मतलब महीने में, मतलब 3 महीने में डॉक्टर के जाने से पहले आप यदि आप खुद मतलब डाउनलोड करके ये करके जाएं तो आपको भी मतलब उसकी सुविधा होगी, डॉक्टर भी आपको बेटर समझ सकते हैं कि आपका फंक्शन कैसा है। बिकॉज अल्टीमेटली जो है, जो भी आप ट्रीट करें, जो भी आप नॉलेज पाएं, अल्टीमेटली जो है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया रहना चाहिए। दैट इज व्हाट वी एम फॉर, और दैट ऑल्सो शुड बी योर एम इन द लॉन्ग टर्म। और नॉलेज, जैसे मैं बताया आपको, जब तक नॉलेज रहेगी आपके डिजीज के ओवर पावर रहेगा, एंड देन यू वोंट फॉल इनटू मिसकंसेप्शंस एंड मिस इन्फॉर्मेशंस, जो आपका डॉक्टर गूगल में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। I think with that, I would like to close this lecture, but I'm sure I'm ready to take questions. अपने को discussion में जाना चाहिए, and that is what I am looking forward to. Thank you so much. धन्यवाद डॉक्टर आशीष जेकब जी, बहुत अच्छी तरह से आप विस्तार से विषय के बारे में बताया। थोड़ा डर तो लगा जरूर, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और विस्तार से सब समझ में भी आया। अभी मैं डॉक्टर पाटिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के विषय के बारे में आप थोड़ी सी बात करें। डॉक्टर पाटिल। सो थैंक यू डॉक्टर आशीष, आपने काफ़ी अच्छे से और डिटेल में बताया है। तो एस वॉरियर्स, आपको जैसे पता है कि ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको। होता क्या है कि हम दो चीज़ कभी कभी एज अ पेशेंट लिंक नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, परसों मैंने एक पेशेंट देखा कि उसने आँख के डॉक्टर को जाके दिखाया बिकॉज ही हैड प्रॉब्लम विथ हिज आई, ठीक है, बट उसने ये आँख के डॉक्टर को बताया नहीं कि उसको आर्थराइटिस है, एज इन उसको स्पाइन का आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बिकॉज उसे पता नहीं है दोनों चीजें कनेक्टेड है। तो उसने आई स्पेशलिस्ट को मेंशन ही नहीं किया। जब वो मेरे पास आया तब भी उसने मुझे मेंशन नहीं किया कि ही हैज बीन टू द आई डॉक्टर, बिकॉज ही डिड नॉट लिंक दैट। उसने सोचा ही नहीं कि ये दो चीजें लिंक्ड है। तो कोई वेल इन्फॉर्म पेशेंट है जिसको पता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज बियॉन्ड द स्पाइन, बियॉन्ड द जॉइंट्स, तो इस तरह से नॉलेज होना कभी कभी आपके लिए अच्छा है। यू विल बी एबल टू एक्सेस हेल्थ केयर सिस्टम इन अ बेटर वे। हमारे यहाँ पे काफी फ्रैगमेंटेड सिस्टम है कि हम सब अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कंपेयर टू बाहर कंट्रीज में। डेटा कलेक्ट करना या जानना इजी हो जाता है, आप किसको दिखाया हो इस तरह से। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू एज अ पेशेंट बहुत ज्यादा है।
आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हमारे पास नहीं रहता है रिकॉर्ड, आपको रखना पड़ता है, आपको सारे फाइल्स लेकर आना पड़ता है और हमें दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। सो दैट इज वन। नंबर टू, नॉट एवरीवन विल गेट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, राइट। सो हमने दो इतने कॉम्प्लिकेशंस बताए, बट वो सब में नहीं होने वाले हैं। कुछ हो सकता है, मेजॉरिटी लोगों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीज हो सकता है, तो दैट इज फैंटास्टिक, ठीक है, बट फिर भी पता होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर पाटिल। मैं अभी भूषण घाटे जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाए। भूषण घाटे जी। हाँ, थैंक यू अमित जी, थैंक यू डॉक्टर आशीष जेकब एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। अभी हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है Q&A सेशन। और सबसे पहला सवाल है डॉक्टर आशीष से कि ये उसको क्या बोलते हैं, HLA-B27 जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो सकता है, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दावे करते हैं। तो आई वांट टुडे दैट यू शुड बस्ट दिस मिथ। डॉक्टर आशीष जेकब। देखिए, HLA-B27 जो है आपका एक जेनेटिक जीन जो बोलते हैं, वो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आपके पास है, तो आपके ऊपर से दिया गया है, भगवान के ऊपर से आया है, आपके पिताजी या माताजी से आया हुआ है, उसको तो अपन हटा नहीं सकते। तो ऐसे हटा देने लगे तो फिर आपका पूरा जीन तो हटा देंगे। तो मतलब ये जो मिथ जो है, इट्स एक्चुअली क्या, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आपका यदि नॉलेज है इसके बारे में क्या है HLA-B27, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे कुछ दवा दे के उसको हटा देने से आपका ऑलरेडी उसका जो HLA-B27 का काम करना था वो काम हो गया है उसका। अब आप हटाने से भी आपका कुछ नुकसान भी नहीं होना है। हटा तो नहीं सकते, अलग बात है, पर यदि मान लो जो HLA-B27 करना था वो कर लिया है, और आपका यदि डिजीज जो है तो वो मतलब प्राथमिक तौर से जो जो स्टार्ट होता है वो मतलब वो भी मतलब देखिए, एक और चीज समझना जरूरी है कि सब लोग बोलते हैं HLA-B27, ये मतलब इतना कॉमन हो गया कि सब लोग सोचते हैं HLA-B27 है तो डिजीज है, HLA-B27 जिसके पास नहीं है उसके पास डिजीज नहीं है। ये बहुत ही गलत फहमी है, गलत फहमी का ये है, क्योंकि देखिए आपको ये समझना कि HLA-B27 सिर्फ एक लिंक है जिसके थ्रू अपन ये डिजीज को समझ पाए हैं अभी तक, और वो लिंक जो है सिर्फ 20% ही लिंक है उसका, इतना कॉमन है सिर्फ 20%। तो इससे ये समझ में आता है कि सिर्फ बाकी 80% लिंक जो है बहुत ही अलग तरीके से बाकी जीन जेनेटिक एसोसिएशंस हो सकते हैं। तो इसमें सब में क्या रहता है कि जेनेटिक एसोसिएशंस पाया जाता है। तो यदि मान लो आप 100 पेशेंट्स 100 AS मतलब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिनको रोग है, वैसे 100 पेशेंट्स को आप निकालें तो उनमें से हालांकि मैं मानता हूं कि 90-95% पेशेंट्स को HLA-B27 जीन पाया जाता है, पर आप उल्टा समझिएगा, जैसे HLA-B27 वाले आप सीधा मतलब बाजार में गए, सबका ब्लड टेस्ट किए, मान लो 100 पेशेंट्स आपको मिल गए HLA-B27 पॉजिटिव वाले जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनमें से वैसे लोगों को 100 लोगों को लाए, उसमें से सिर्फ 5 या 6 लोगों को स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पाया जाता है। तो उससे मतलब ये होता है कि सिर्फ HLA-B27 होने से आपको डिजीज होना जो 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 एक मिथ है, वो एक वहम है। मतलब आपको ये समझना है कि यस इट इज डेफिनेटली। तो इसमें क्या होता है कि हर समय एक मेजर क्वेश्चन आता है मेरे पास, डॉक्टर साहब ये मतलब HLA-B27 के कारण इनको बीमारी हुई है, इनके बेटे में क्या रिस्क है? रिस्क है, जरूर रिस्क है। यदि एक नॉर्मल पॉपुलेशन से देखा तो डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है, अप टू 40 टाइम्स भी ज्यादा है। जैसे सोरायसिस में अप टू 40 टाइम्स बोलते हैं, जैसे सोरायसिस यदि आपका फर्स्ट डिग्री, जैसे आपके माता पिता फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भाई बहन, रिस्क उतना ज्यादा रहता है। पर उसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप कुछ कर पाए। पर ये भी जानना जरूरी, यदि मान लो पॉजिटिव निकला, जिंदगी भर आप उसको मतलब इधर दर्द दे रहा है, उधर दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, सब मतलब एस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस हो गया करके आप बैठे रहेंगे। तो ये मतलब प्लीज डोंट गो आफ्टर दीज मिथ्स। मतलब ये मतलब ना आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, ना उसके होने के कारण आपको 100% कोई बता सकता है कि आपको रिस्क मतलब डिजीज होगा। तो फिर फालतू क्यों आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं? तो ये मतलब, और आपका जो क्वेश्चन है क्या कैन बी डिलीट इट, नो यू कांट, अनलेस इट्स लाइक यू आर गॉड अबाउट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है महेश कुंडू का। आई वॉज ऑन एडिलमैप फॉर लास्ट 4 to 5 years, but now it's not working. Now which biologic should I take? Dr. Praveen Patil. हाँ, I hope you can hear me now, right?
सुनाई दे रहा है? हाँ, सो अच्छा सवाल है कि तो यस वॉरियर ने पूछा है कि उन्होंने 6 साल तक एक बायोलॉजिक्स यूज किया और अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो अगेन इसका डेफिनेटिव आंसर आपके ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट बता सकते हैं कौन सा बायोलॉजिक लेना है। तो अभी काफी ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं, उसमें से कौन सा लेना है ये आपके क्या क्या बीमारी कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है उस पर डिसाइड करता है। तो वन, यू शुड डिस्कस विथ योर रोमेटोलॉजिस्ट। सेकेंड थिंग कि कुछ पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पर भी लेते हैं उनमें कोई एक टाइप का बायोलॉजिस्ट काम करना बंद कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, उसको एंटी ड्रग एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण अपने इंडिया में जिस तरह से हम लेते हैं सही तरीके से नहीं लेते हैं, जैसे कि हर हफ्ते में महीने में 2 बार लेना है, हर 15 दिन में लेना है सपोज, तो कुछ पेशेंट्स महीने में 1 बार ही लेते हैं या 2-3 महीने में लेते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर कुछ दिनों बाद दवाई काम करना बंद कर सकता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो दवाई क्यों काम नहीं कर रहा है उसका, और दूसरा कारण कौन सा बायोलॉजिक लेना है ये आपके रोमेटोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। हम ये बिना आपका पूरा केस स्टडी किए नहीं बता सकते। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आशीष, ये आपके लिए है, अमोल का सवाल है, व्हाट इज लीकी गट? Leaky gut. Honestly, I don't have a true answer for that. Leaky gut, matlab, if they asking if it's leaky gut syndrome. I heard this somewhere. This is internet sensation. Yeah, that's what. Probably yes. No, there is something called leaky gut, but इसका इससे मतलब एएस से क्या संबंध है ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि डेफिनेटली गट जैसे बताया इज अ मेजर पार्ट ऑफ लीक, मतलब उसमें पैथोजेनेसिस जो मतलब डिजीज जो शुरुआत होती है उसमें गट और आपका जॉइंट्स और जैसे एम्फिसाइटिस बताया उसमें बहुत ही गहरा संबंध है। और if that is what is being referred to here, that may be, but leaky gut is not that. Leaky gut is something else. I think I'll have to ask Dr. Google himself, but I can get back to you on that, but just give me a few minutes on that. ओके। तब तक के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए है कि भाई, डज एएस रिक्वायर अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स और ओनली अ रोमेटोलॉजिस्ट इज नीडेड? तो देखिए, हमारा ये मैं आइडियल आंसर नहीं दूंगा, टेक्स्ट बुक आंसर, हमारा सिस्टम अलग है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक आंसर इज यस यू नीड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम और ये सब चीजें हैं, बट ये टेक्स्ट बुक आंसर हो गया। हमारे सिस्टम के खुद के कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू बी अंडर केयर ऑफ रोमेटोलॉजिस्ट, दैट इज अ गुड स्टार्ट। अगर आपके रोमेटोलॉजिस्ट को लगता है कि और दूसरे स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने का जरूरत है तो ही विल इन्वॉल्व। जैसे कि सपोज किसी को सर्जरी का जरूरत है, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, तो दे विल इन्वॉल्व द ऑर्थोपेडिक सर्जन। या फिर आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसके हिसाब से स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट टू बिगिन विद, आई थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू शुड रीच टू अ रोमेटोलॉजिस्ट जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, और फिर आपके क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व है उसके हिसाब से आपको दूसरे स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। बट मोस्ट पेशेंट कैन बी मैनेज्ड अंडर केयर ऑफ रोमेटोलॉजिस्ट एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट। ये 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू डॉक्टर आशीष जेकब, आपके लिए यह सवाल है, हमारे प्रेसिडेंट से ही है यह सवाल, इज फाइब्रोमाइल्जिया साइकोलॉजिकल, डज इट रिक्वायर ट्रीटमेंट? Yeah, before that I'll just get to leaky gut. Leaky gut, the concept is the same, जैसे मैं बताया था, जो आपका इंटेस्टाइन में जो सेल्स रहते हैं वहां पर जो वहां से जो जैसे आप इंटेस्टाइन्स के जो सेल्स रहते हैं वहां से जो लीक होता है उसके थ्रू आपके ये मतलब गट माइक्रोबायोम जो बता रहा था उसके जो लीक होने के कारण इट्स बेसिकली अ वेरी इनिशियल स्टेज इन विच इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द आपके इंटेस्टाइनल जो सेल्स जो 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 उसमें जो गैप पाया जाता है उसके थ्रू ये मतलब ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोम अंदर उसके प्रॉब्लम्स करने का ये मतलब दिस मे बी अ इनिशियल स्टेज फॉर द डिजीज, दैट्स लाइक वेरी मच इनटू पैथोजेनेसिस। और आपका जो फाइब्रोमाइल्जिया का क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल यस, बट इट्स नॉट ओनली साइकोलॉजिकल। मतलब आपका देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजिकल डेफिनेटली जो माइंड का जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली यस, इट डज कॉज
माइंड का प्रॉब्लम के कारण नहीं, ये मतलब दैट ड्राइव्स द डिजीज। तो मतलब आपका जो हर समय जैसे बताते हैं, आपका जो पेन थ्रेशोल्ड जो रहता है, पेन महसूस करने का थ्रेशोल्ड जो रहता है बहुत ही लो हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि मतलब जैसे जैसे चार लोग अपन इस रूम में जैसे वर्चुअल में आप बैठे हैं, वर्चुअल मान लो आप इन पर्सन बैठे रहे हैं, चार लोगों में जो अपना पेन सेंसिटाइजेशन जो रहता है, मतलब पेन महसूस करने का जो रहता है, वो लेवल्स अलग रहते हैं। वो क्योंकि आपका पेन सब्सटेंसेस जो रहते हैं वो आपका ये मतलब आपका मैसेज ब्रेन में पहुंच के ब्रेन पेन के रूप में वो प्रोसेस करके आपको वापस सिग्नल भेजता है ताकि आप हाथ या पैर हटाएं, मतलब जैसे पेन। तो वो तो इसमें फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है कि आपका कुछ स्ट्रेस भी हो जाता है, तो वो स्ट्रेस भी पेन के रूप में आपका सिग्नल जाता है और आपका ब्रेन में से प्रोसेस करके पेन के रूप में आपको पता चलता है। तो वो एक डेफिनेटली साइकोलॉजिकल है, मतलब इट इज अ डिजीज। आई एम नॉट सेइंग ऐसी मतलब साइकोलॉजिकल मतलब ऐसे नहीं कि हवा में है, नहीं, डिजीज है। पर उसका एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे आपका स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ट्रीट कर लिया, आप बायोलॉजिक्स दिए, ठीक हो जाता है, मतलब दर्द कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, उस तरीके का मतलब सिर्फ दवा से आप फाइब्रोमाइल्जिया ट्रीट नहीं कर पाते। तो उसमें बहुत सारे काउंसलिंग चाहिए आपको, आप बिजी रहना चाहिए, मतलब हर समय आप दर्द के बारे में सोचे रहें तो वो मतलब सिर्फ गोल गोल घूमते रहेंगे, विशियस साइकिल, वो साइकिल आपको ब्रेक करना है। तो सिर्फ दवा से फाइब्रोमाइल्जिया ट्रीट नहीं होता, मोर ऑफ आपका लाइफ चेंजेस जो बोलते हैं वो एक्टिवली आपको करना होगा। डेफिनेटली काउंसलिंग विल हेल्प, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। यस, इसके नाना प्रकार के, इट्स अ स्पेक्ट्रम, ऐसे नहीं कि मतलब फाइब्रोमाइल्जिया सब एक ही तरह के होते हैं। तो इसमें इट्स बेसिकली अ मल्टी टीम का अप्रोच बहुत ही जरूरी रहता है। पर मेन चीज है ये समझना जरूरी है कि सिर्फ दवा से आपका ये डिजीज ठीक नहीं होता। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, आपके लिए ये सवाल है संदीप कमल का। हेलो, आई एम संदीप फ्रॉम पंजाब। आई एम सफरिंग फ्रॉम एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। माय HLA-B27 is negative. Now I am facing chest problem, breathing problem and coughing up blood. ओके, डॉक्टर प्रवीण पाटिल। तो इसमें दो चीजें बात करेंगे। HLA-B27 नेगेटिव, डॉक्टर आशीष ने पहले भी बताया, अपने इंडिया में HLA-B27 नेगेटिव एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जल्दी डायग्नोज नहीं होता है। तो मैं फॉल्स पॉजिटिव HLA-B27 का उतना वरी नहीं करता हूँ इंडिया में जितना कि HLA-B27 नेगेटिव एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का करता हूँ, बिकॉज हम डेली बेसिस पर देखते हैं कि सारे सिम्टम डिसमिस किए जाते हैं अगर आपका HLA-B27 नेगेटिव आ जाता है तो जैसे ये पेशेंट में अच्छा एग्जांपल है कि इनको काफ़ी एडवांस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जैसे वो बता रहे हैं, और उनका HLA-B27 नेगेटिव है। So around 20% patient में HLA-B27 can be negative and you can still have the symptoms of ankylosing spondylitis. दूसरी बात उन्होंने बताया कि उनको चेस्ट में पेन है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में चेस्ट पेन होने के अलग अलग कारण हैं। मेरे पास एक पेशेंट है जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है और अनफॉर्चुनेटली उसको चेस्ट पेन होता है। तो उसको हर बार लगता है कि उसका चेस्ट पेन है हार्ट अटैक की वजह से। तो ही एंड्स अप विजिटिंग द कार्डियोलॉजिस्ट क्वाइट ऑफन और द इमरजेंसी डॉक्टर्स। तो चेस्ट पेन का कारण इसमें रिब केज पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर, जो हड्डियां है हमारे चेस्ट में, जो रिब्स है उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दैट कैन गेट इन्वॉल्व, और द जॉइंट्स जो है, जो रिब्स अटैच करते हैं हमारे चेस्ट बोन को या वर्टेब्रा को, वहां पर भी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से चेस्ट में पेन हो सकता है। तो ये कारण होता है। ऑफ कोर्स आपको एक्सक्लूड करना चाहिए, हार्ट की वजह से तो नहीं है अगर अप्रोप्रिएट रिस्क फैक्टर्स है तो, बट हम जो सिम्टम्स है उसको सुनकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। और आपने जो थर्ड इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपको ब्लड बाहर आ रहा है कॉफ करते वक्त, तो ये अनलाइकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड होगा, ये कोई और कारण से हो सकता है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू शुड विजिट अ चेस्ट फिजिशियन जो आपको बता सकेंगे कि ये किस कारण हो रहा है, और इसका अर्जेंट बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इस टाइप के सिम्टम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पुट इट अंडर कारपेट कि ये सारी चीजें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड है।
तो ये क्लियरली अलग सिम्टम लग रहा है, नॉर्मली जो हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में देखते हैं उस टाइप का नहीं लग रहा है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट संदीप को कि शुड विजिट अ चेस्ट फिजिशियन और डिस्कस विद द रोमेटोलॉजिस्ट and exclude all possible causes. Okay, thank you, doctor. Dr. आशीष जैकब, आपके लिए एक सवाल है कि what is the difference between IBS and IBD? Plus, what is the difference between Crohn's and UC? मतलब ये different है या similar? तो ये दोनों अलग है, IBS और IBD अलग है, UC और CD अलग है। हालांकि UC और CD दोनों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। तो यदि आप IBS के बारे में बोले, वो मतलब इट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी बाउल मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो बोलते हैं, जो अभी फंक्शनल बाउल डिजीज वो कैटेगरी में आता है, जो आपका फाइब्रोमाइल्जिया से उसका संबंध हो सकता है, क्योंकि वो आपका इट्स अ इरिटेबल काइंड ऑफ थिंग। जैसे खाना खा लिए, अचानक उसके बाद बाथरूम जाने का लगता है, गए, थोड़ा बहुत हो गया, आए, फिर थोड़ा टेंशन बढ़ता है, नहीं तो यदि टेंशन हो जाता है तो डायरिया होने लगता है। खाना अक्सर खाना खाने के बाद तुरंत जो मतलब खाना खाने के तुरंत आपका लैट्रिन जाने का यदि आपका सेंसेशन होता है तो वो एक तरह के उसको IBS बोलते हैं। और पर IBD जो है वो आपके गट के अंदर इन्फ्लेमेशन जो होता है, जैसे लीकी गट जो बताया गया था, पहले पूछा गया था, उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब अतड़ी में आपका सूजन पाया जाता है, जैसे आपका जॉइंट्स में होता है उस तरीके का प्रॉब्लम है, जो कंटिन्यूअसली इसमें अल्सर्स हो सकते हैं। और उसके कारण वो क्या है कि एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, वो टोटली अलग है। और एक बार आप इम्यून मीडिएटेड डिजीज बोले तो उसका इलाज भी अलग होता है, लॉन्ग टर्म होता है, और उसको इलाज करना भी जरूरी होता है। ये कभी नहीं बोलूँगी IBS इलाज नहीं करना है, पर डेफिनेटली ये जो IBD जो है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन के कारण जो बाउल डिजीज होता है, उसका मतलब इट्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और उसके कारण आपको उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं बताया, फॉर कोमोबिडिटीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और कॉम्प्लिकेशंस भी इसके ज्यादा रहते हैं, जैसे आपका IBS से कंपेयर करें तो। और UC और CD में भी, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स दोनों में, हालांकि दोनों ओवरऑल आप देखें तो जैसे मान लो स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस आप जो बोलते हैं, स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस में नाना प्रकार के छोटे छोटे डिजीजेस रहते हैं, वैसे मतलब ओवरऑल आप एक बैनर में देखें तो दोनों का पैथोलॉजी ऑलमोस्ट सेम रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है। पर इसमें जो है इसका अतड़ी का जो एरियाज जो अफेक्ट होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो दोनों में अलग है। और आपका जो जॉइंट्स जो अफेक्ट होते हैं वो भी इससे, UC में जो एक तरह का जॉइंट जैसे टाइप 1 टाइप 2 करके 2 टाइप का जॉइंट इफेक्ट होता है। और इसमें जो है IBD जो है आपके जॉइंट से बहुत सारा मतलब इसका संबंध रहता है, IBS से कोई लेना देना नहीं रहता। तो UC CD दोनों आप देखें तो एक ओवरऑल आर्चिंग मतलब IBD के अंदर रहता है, और IBS इज टोटली डिफरेंट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए है अश्विन पंच भाई का, कि भाई डज कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हेल्प्स इन AS? ये सवाल पूछा गया था यहाँ के पहले भी। तो देखिए, आई वुड सजेस्ट यू स्टिक टू सिंपल फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो नंबर 1, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, तो हमारे यहाँ काफी लोगों को लगता है कि बिना दवाई के हम ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने काफी बार एडवाइस किया होता है तो भी हम दवाई नहीं लेना चाहते, और कुछ तो भी ढूंढते रहते हैं कि सम मैजिक क्योर। So that is number 1. You should visit a physiotherapist. They can guide you and they can tell you. कायरोप्रैक्टर वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पॉपुलर है, वो काफी इवॉल्व सेगमेंट है। अपने इंडिया में उतना स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। आई वुड सजेस्ट आवर फिजियोथेरेपिस्ट हैव गुड इनफ नॉलेज, stick to physiotherapist, qualified physiotherapist. That is number 1. Second, before trying any of these things, you must consult with your rheumatologist and you should clarify your aim कि आप करना क्या चाहते हो। आप सिर्फ दवाई अवॉइड करने के लिए सारा चक्कर करवा रहे हो, जो बहुत सारे पेशेंट करते हैं, तो दे एंड अप ऑन अ कम्प्लीटली रॉन्ग पाथ। ठीक है, तो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर पे भी स्ट्रेचिंग और उस तरह के काफी एक्सरसाइजेस कर सकते हो और करना ही चाहिए। But I would suggest you discuss with your rheumatologist and your physiotherapist. Okay, thank you, doctor. डॉक्टर मैथ्यू और आशीष जेकब मैथ्यू, ये आपके लिए सवाल है
Som Shubhra Mujumdar ka. Hello, Dr. Matthew. I am continuing with biologics from 2012. From 2012 to 2017, I took Eternacef 40 mg 4 injection in a month. From 2017 to 2019, I took Adalimumab 40 mg 4 injection in a month. From 2019 to till date, I am taking Adalimumab fortnightly. My question is that how long I need to continue this treatment? I can say only progress is no oral medication. I am not taking except injection. I was at UK and came last year August India. Here I have started Adalimumab and taking some calcium tablet. It will be great help if you can share some lights that when I can free from disease from 2012 to till. It's a long road. Appreciate your help. Regards. It's a long question. Thank you so much. Dr. That Ashish makes Jacob. sense. Does make a lot of sense. But उससे पहले I just want to add on to what Dr. Patil just mentioned about physiotherapy. अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पेशेंट्स क्या सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं तो घर आते हैं. What we need to understand is फिजियोथेरेपी आपको करना है, वो कोई नहीं, हम लोग कराते हैं. मतलब इट्स अ वेरी कॉमन मिथ दैट somebody has to do physiotherapy. जैसे आप बस लेटे रहे, वो जाके हाथ उठाएगा, पैर उठाएगा, मसाज करेगा, उसका काम खत्म, 500-600 रुपए लेके वो कर जाएगा. ये नहीं होता है. मतलब what I would suggest is learn how to do the right technique and be consistent. आप मतलब सुबह शाम सिर्फ आपका बॉडी है, आप जानते हैं. जो आ रहा है उसको 500 दे दो, वो खुश होकर चला जाएगा, जो भी हाथ पैर हिला के. पर आपको जो करना है वो आपको समझ के. So you have to do physiotherapy the right way, so you learn and better do it yourself. So back to this question, actually, I really appreciated the question, because I mean, if it were a short answer, I would say you shouldn't have come back from the UK. No. The real thing is what our warrior has asked is, can I stop? Now, again, it depends. There are a lot of different answers to it. If you strictly ask me a very strong answer, I mean, textbook like answer, I would say no. But that's like, it's a very political kind of a thing. क्योंकि अभी तक क्या होता था कि मतलब दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. अक्सर क्या होता है कि आपका जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जो प्रॉब्लम होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. What happens is over the years, your inflammation becomes a structural lesion, structural damage, and the structural progression increases, and that progression is what actually causes complications. आपका इन्फ्लेमेशन तो कंट्रोल हो जाता है, तो आपका पर अभी जो बायोलॉजिक्स यूज कर रहे हैं, recent studies have shown that there are a lot of studies which have come up. जैसे आपका TNF inhibitors है, जैसे आपने बताया कि आपका इटानासेप्ट है, adalimumab है, infliximab है, और golimumab है. ये 4 अपने इंडिया में अवेलेबल है. Certolizumab is not available here. तो चारों का studies have come in which they have shown that they help to contain your structural damage. ये MRI studies जो X-ray studies में पाया जाता है, पर उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि उसका long term use करना पड़ता है. So what studies have shown this, minimum जो है 4 साल के लिए, आपको 4 या 5 साल के लिए ये कंटिन्यू होने के बाद ही इसका स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन जो है उस पे ये दवा अफेक्ट करता है. So this thing of how long to continue, the simple answer is the more you continue, the better it is. But the difficult and the practical answer would be, even in बाहर जैसे overseas देशों में अभी क्या है कि स्पेस आउट करने का कोशिश कर रहे हैं. ऐसे नहीं, मतलब हर पेशेंट, अपन ये जानना जरूरी है कि हर एक पेशेंट को एक तरीका का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं. ऑल्दो डिजीज एक ही है, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, सब ठीक है, पर हर एक पेशेंट जो है डिफरेंट रहता है. और इसके लिए मेन चीज, जैसे डॉक्टर पाटिल ने बताया पहले ही, आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बहुत ही कांस्टेंट टच रहना बहुत ही जरूरी है. एंड यू शुड बी नॉलेजेबल इनफ टू गो एंड डिस्कस the right things with the right person. ये मतलब बहुत ही जरूरी है. और ये उसके आधार पे, जैसे you can't take a decision on yourself कि मतलब कब छोड़ सकते हैं, कब ले सकते हैं, पर ये जो आपने जो बताया वो करेक्ट है. मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आप लिए हैं. अब यूके में सिस्टम अलग है, क्योंकि NHS आपका सब फ्री में दे देता है. इंडिया में आप आए तो इट पिंचेस यू, क्योंकि आपको उसका मतलब आपको निकालना पड़ता है जेब से. तो उसमें जो सो ओवरऑल एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इसमें
अपन यहाँ पर जैसे करते हैं, वी ट्राई टू स्पेस आउट, और ये मतलब बहुत पहले से ही अपन करते आए हैं, और वेस्टर्न लिटरेचर में अभी जो रिकमेंडेशंस है उसमें भी वो अभी मान रहे हैं कि ठीक है अपने को स्पेस आउट करना है। तो जैसे मैं बताया कि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। आपका सिर्फ सोरियाटिक आर्थराइटिस नहीं तो एक्सेंस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस होने के कारण सब पेशेंट्स को एक ही बराबर दवा दे दी है तो वैसा है तो फिर इजी है कि एक वॉरियर को पकड़ो, आप बोलो कि ये भाई ये सब है ट्रीटमेंट, आप अगले को दे, वो तीसरे को देगा, फिर ऐसे चलते रहेगा। वो नहीं है, हर पेशेंट अलग रहता है, हालांकि आपका ऑलमोस्ट मीन सब सेम डिजीज के हैं। तो ये जानना जरूरी है कि आपका, प्लीज कॉन्टेक्ट योर रूमेटोलॉजिस्ट, बट इफ यू आस्क मी अ सिंपल क्वेश्चन, द लॉन्गर यू कंटिन्यू, the better your structural progression will be stalled, as in like it will be contained to a good extent. But there are a lot of ifs and buts to it, because financially, yes, side effect profile has to be noted, और इसके लिए अपन स्पेस आउट करना चाहते हैं। जनरली स्पेस आउट करने से एक लेवल आप ऐसे पहुंचेंगे जहां पर आप उससे ज्यादा आप स्पेस आउट नहीं कर पाएंगे, तो उस लेवल पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है जानना कि इफ गिवन अ चॉइस, if I have the disease, I would continue it lifelong. Let's put it that way. That's what I tell my patients also. If I am a patient, I would want to continue, क्योंकि ये जब आप जान जाते हैं कि इस दवा का असर जो है लॉन्ग टर्म में होता है, of course you have other complications, इसलिए मैं बोला it has to be discussed with your rheumatologist at a close discussion at a knowledgeable level, at the right knowledgeable level, so that you can take these things forward. Thank you. थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए है रितु पॉल का। माय एमआरआई शोज क्रोनिक सैक्रोलाइटिस, डॉक्टर सजेस्ट बायोलॉजिक्स, अनदर डॉक्टर सेड pregabalin, and I am feeling very fine after taking pregabalin and exercise. My HLA-B27 is negative now, approximately no pain, only pain when I walk too much and work hard that time. Okay. Is there anything more to the question or that's it? No. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्नोसिस सही है या नहीं है ये देखना चाहिए। आपको सैक्रोआइलाइटिस है तो ये बायलैटरल सैक्रोआइलाइटिस है, यूनिलैटरल है, और कोई दूसरा डायग्नोसिस है या नहीं है ये कंफर्म करना चाहिए। उसके बाद में ट्रीटमेंट पे बात आती। अगर सपोज मान लिया आपको प्रूवन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और एक डॉक्टर ने बताया कि आपको बायोलॉजिक्स चाहिए, तो वो डॉक्टर सोच रहा है कि आपका बीमारी उतना बढ़ा हुआ है कि आपको बायोलॉजिक्स का जरूरत है, और दूसरे डॉक्टर ने कंप्लीटली अलग ट्रीटमेंट दिया है। प्रीगैबेलिन यूजुअली हम फाइब्रोमाइल्जिया उस तरह के पेशेंट्स में यूज करते हैं, तो उस डॉक्टर का, सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन शायद ऐसा है कि आपको जो पेन हो रहा है वो शायद आपके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से कम और फाइब्रोमाइल्जिया से ज्यादा हो रहा है। So the second doctor probably thinks your AS is not that active, you have pain, but the pain is not from inflammation, शायद वो अलग तरीके से हो रहा है। तो ये अगेन आपको देखने के बाद में आपके सारे सिम्टम्स एनालाइज करने के बाद में बता सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि इन दोनों में से रोमेटोलॉजिस्ट कौन है, यू फर्स्ट मीट दैट डॉक्टर हु इज अ रोमेटोलॉजिस्ट, नंबर 1, एंड सेकंड थिंग आप उनसे डिस्कस कीजिए। दे विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर यू कि क्या लॉजिक रहेगा बायोलॉजिक्स दे ये, क्योंकि दो एक्सट्रीम में बात हो रही है यहाँ पर। कि एक तरफ हम कंप्लीटली डिसमिस कर रहे हैं कि एएस का ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, प्रीगैबेलिन इज समथिंग वी शुड गो ऑन दैट पाथ, और ऑन द अदर पाथ इज कि वी नीड अग्रेसिव ट्रीटमेंट विद बायोलॉजिक्स। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है फॉर मी टू आंसर विदाउट लुकिंग एट ऑल योर रिपोर्ट्स एंड क्लिनिकल फीचर्स। तो आई सजेस्ट यू डिस्कस विथ योर ट्रीटिंग डॉक्टर्स। थैंक यू डॉक्टर। ये एक लास्ट क्वेश्चन है संकेत अमृतकर का। डॉक्टर आशीष जेकब आपके लिए है। सर, माय एज इज 24 एंड आई एम टेकिंग 2 SARS 500 mg एंड folic acid per day, and I don't have continuous pain since I am taking medicine sincerely, but sometimes I take gaps, and can I go regularly gym regular? Dr. Ashish. Thank you. So what I can understand is जो sulfasalazine, अक्सर मैं बोलता हूँ कि I mean like the SARS has become so common now. So SARS is taken as sulfasalazine. So it's always good to use generic names because SARS क्या होता है whatever. But anyway, sulfasalazine आप ले रहे हैं, उससे यदि आपका disease control है, so your question is can I go to the gym?
Short answer is yes, you should be going to the gym, but the detailed answer would be you need to know what you can do. You should be very clear on what you can't do. ये मतलब ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। वो सबके लिए लागू है, ऐसे मतलब आप एएस पेशेंट है इसलिए मतलब आपके लिए स्पेशल कुछ नहीं, बट डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम मूवमेंट्स व्हिच कैन ट्रिगर थिंग्स, और डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू से दैट आप यदि ठीक हैं उसका मतलब वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, राइट। आप मतलब आप ठीक जो बोलते हैं वो आपके दर्द के कारण, आपके फंक्शन के कारण बोलते हैं, यस इट्स ऑलमोस्ट गुड, बट उसमें क्या रहता है कि मतलब देयर आर सम फाइनर थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, कि मतलब जो ठीक जो आप बोलते हैं, क्योंकि जैसे होता है ऑस्टियोपोरोसिस का ये बताया मैं, हालांकि 24 ईयर्स में कुछ होता नहीं है, बट यस, बट इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म डिजीज यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट सम एक्सरसाइजेस व्हाट यू डू। तो आप मतलब एक सुपरविजन में करें, so I would suggest that would be best, but definitely going, so I tell my fellow patients that there is nothing in the world that is not allowed for you. You are a normal human being. पर जैसे मतलब हर लोगों को एक थोड़ा बहुत अंडर सर्टेन कंडीशंस आप जो नॉर्मल कर सकते हैं, जो नॉर्मल आदमी कर सकता है, आप आपके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, provided you're treated properly and you're stick to your physiotherapy. So yes, for this gentleman, the answer is yes, you should go to the gym, but be sure that you do the things rightly under supervision. And of course, you need to get a physiotherapy. That's where the physiotherapists come. They'll tell you, a proper physiotherapist will tell you what can be done, what cannot be done, and then you can follow the same advice. आप मतलब किसी भी जिम में जाके you can be regular with gym, absolutely no problems. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हमेशा की तरह आज का वेबिनार भी काफी इंफॉर्मेटिव था। समय की कमी के कारण हम सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, पर काफी इंटरेस्टिंग एरियाज कवर हुए हैं। एएसडब्ल्यूएस की तरफ से मैं डॉक्टर आशीष जेकब एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और एएस वॉरियर्स को आज के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हम आपसे उन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चिंत होकर एएसडब्ल्यूएस के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझको भी पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में होंगे उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार रखने का प्रयास करेंगे। मैं एएसडब्ल्यूएस की तरफ से आप सब वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू एंड गुड नाइट। Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Thank you, Thank you Dr. so much. Ashish. Thank you, Dr. Patil. Bye.